नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एफसीआरए, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, इसके नियमों में बदलाव किया है। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है आपको वर्ड, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा बदलाव, विदेशी फंडिंग जो होती है सीधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ है, और धर्मांतरण के मामले इससे कैसे जुड़े हैं, कैसे प्रभावित होंगे, इसी को बारीकी से समझेंगे। नियमों में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि इसे एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। पंकज जी, सबसे पहले तो बताएं एफसीआरए क्या होता है हमारे दर्शकों को, इसके नियमों में बदलाव, क्या बदलाव हुए, उसका क्या असर पड़ेगा। एफसीआरए अंग्रेजी में कहें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। आसान शब्दों में मैं बताऊं तो बहुत सारे हमारे यहां ऐसी एनजीओज हैं जो बाहर से पैसा मंगाते हैं काम करने के लिए, चंदा मिलता है उनको, और वो जो विदेशों से जो चंदा मिलता है और उससे वो यहां काम करते हैं उन पैसों से। अब बहुत दिनों से ये शिकायत मिल रही थी भारत सरकार को कि जो विदेशों से जो पैसा मिल रहा है उस पैसे का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है। कहीं धर्मांतरण के लिए उपयोग हो रहा है, जैसे मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए कि क्रिश्चियन बन जाओ। कहीं क्या हो रहा है कि पैसे तो मंगा रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं गरीबों के लिए, खा पका जा रहे हैं खुद ही। बिल्कुल। और कुछ फोटो वोटो खींच के दे दिया, जैसे 4 कंबल बांटते हुए कि देखिए हमने गरीबों के बीच कंबल बांटे, और बता दिया कि 10,000 कंबल बांटे। और विदेशियों को क्या पता, उनको लग रहा है गरीबों के बीच सही में काम कर रहा है। तो बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन भी था, धर्मांतरण की शिकायत थी। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा था। खबर यह भी थी और आरोप यह भी लग रहे थे कि वो जो पैसे बाहर से आ रहे हैं ना, वो नक्सली संगठन, टेररिस्ट, उग्रवादियों के पास पहुंच जा रहे हैं। तो इन सारे चीजों को देखते हुए जब से मोदी सरकार आई, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस कानून को ठीक करना शुरू किया। जैसे सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि राजनाथ सिंह थे उस वक्त, 2018 की बात है। 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा कि ठीक है, आप पैसे विदेशों से मंगाते हैं, मंगाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आपको साल में एक बार ऑडिट करना होगा अपने पैसों का कि कितना पैसा आया और कितना आपने समाज सेवा किया। जैसे ही ऑडिट की बात आई, पता चला कि 2000 के आसपास एनजीओ बंद, भाग गए वो। उसके बाद एक और स्टेप उठाया जिसमें भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, आप पैसा ले रहे हैं, ऑडिट भी करवा रहे हैं, लेकिन आप जितना पैसा ले रहे हैं, मान लिया कि भुवन आपको विदेश से $1000 मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड के गरीब लोगों को ठंडे के दिन में कंबल बांटते हैं। तो 1000 कंबल के हिसाब से आपको मान लिया कि 10,000 रुपए दिए किसी ने, आप उसमें से क्या किया कि कंबल बांट दिया 1000 रुपए का और बाकी 9,000 रुपए अपनी जेब में रख लिए। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर मान लिया कि 10,000 रुपए मिल रहे हैं वहां से, तो 2,000 रुपए आप एक्सपेंडिचर अपना कह सकते हैं कि ऑफिस है तो इंटरनेट है तो कुर्सी है, टेबल है, सैलरी देना है स्टाफ को, इसके लिए ले सकते हैं। लेकिन बाकी के 8,000 रुपए, मतलब 20% से ज्यादा आप अपने एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं कर सकते। जिस काम के लिए पैसा है उसको लगाना पड़ेगा। तो ये दूसरा परिवर्तन कर दिया। तो फिर और भड़क गई ये सब, एनजीओ वाले, कुछ और एनजीओ बंद हुए। फिर तीसरा, जो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, आपको एक खाता खुलवाना होगा एसबीआई दिल्ली में, और उसी खाते में सारा पैसा आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं आप पैसा मंगा सकते, उससे आप बाकी जहां ले जाएं भारत। इससे क्या हो कि भारत सरकार को निगरानी करने में मदद हुई कि ऐसा तो नहीं कोई बहुत अनअकाउंटेंट पैसा आ जा रहा है किसी एनजीओ के पास और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर पता चला कि 2-4 हजार बंद हो। अभी जो कानून बनाया गया है, मुझे लगता है कि अब ये जो लेटेस्ट बदलाव है, एक बार आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और मैं सिर्फ दर्शकों को इतना बताना चाहता हूं कि 22,000 एनजीओ ऐसे हैं जो गलत कामों की वजह से भारत सरकार के रडार पर हैं। 22,000। बताइए, उसमें से कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो कोई हथियार की ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे वैंडेट पकड़ा गया। तो कोई पता चला कि वो
मतलब आदिवासी जमीन पे कब्जा करके चर्च बना रहा है। तो बहुत तरह की बातें। कोई ऐसे एनजीओ हैं जो अरब से पैसा मंगा रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे, और यहाँ मदरसे खोल रहे हैं और उसमें अलग ही शिक्षा चल रही है। तो कई तरह की बातें हैं उसमें। बिल्कुल, अतीत में मुझे ऐसे लगता है कई कि मामले अभी पकड़े परिवर्तन गए किया हैं, एक और कई सुना एनजीओ दीजिए। पर जब गाज गिरी, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत सारे चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए, और इसीलिए ये वक्त की मांग थी इस तरह के बदलाव किए जाने, और एक स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये पैसा जो आ रहा है वो आ कैसे रहा है, किन कामों के लिए आ रहा है, क्या उन कामों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या उसकी आड़ में कोई लीगल गतिविधियां हो रही हैं। चलिए पंकज जी, अभी 7 पॉइंट्स हैं, थोड़ा आसान और शब्दों में हमारे दर्शकों को 7 पॉइंट्स में समझा देते हैं। पहला है कि एनजीओ पहले अपने द्वारा किए गए कार्य को ऊपर ऊपर लिख देते थे, जैसे आदिवासी कल्याण, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन आदि। अब बिल्कुल डिटेल में बताना होगा कि आदिवासी कल्याण का मतलब क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो क्या करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देनी होगी। नंबर 2, विदेशी पैसे प्राप्त करने वाले एनजीओ अब इन कैटेगरी में कार्य नहीं कर सकते। इसमें एक तो रिलीजियस एजुकेशन आती है, धार्मिक शिक्षा, एक प्रिजर्वेशन ऑफ फेथ ट्रेडिशंस आता है, इंडिजिनियस बिलीफ सिस्टम आता है जो कि धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, धर्मांतरण की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ये भी इसके अंदर है। तीसरा पॉइंट है, विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले एनजीओ विदेशी नागरिक को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं नियुक्त कर सकते। चौथा पॉइंट आपको बता दें कि अल्टीमेट डोनर्स जो एक साथ बड़ी रकम दान करते हैं उनका नाम सरकार को बताना होगा, यह मैंडेटरी है। नंबर 5, हर एनजीओ को अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाना होगा और उस पर नियमित रूप से अपने कार्यों की जानकारी देनी होनी, पब्लिक डोमेन में अपनी सारी ट्रांसपेरेंसी की, यानी कि सीधी सी बात है। नंबर 6, जो पैसे विदेशों से दान स्वरूप मिलते हैं उनसे जमीन पर काम करने होंगे। सरकार समय समय पर आपके कार्यों का मूल्यांकन करेगी, यानी ऑडिट भी होता रहेगा आपके कामकाज का। नंबर 7, जिन्होंने सिर्फ एनजीओ बना रखा है और लंबे वक्त से जमीन पर काम नहीं कर रहे, उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द होगा। तो पंकज जी, ये 7 बिंदु हैं जिसपे हमने समझा कि मोटा मोटी इससे क्या फर्क पड़ेगा, और डिटेल में जानकारी हम लोग इस पर बात कर ही रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जैसा हमने कहा वक्त की मांग है, कहां आपको आकर के लगा, और जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जो चाहे वो हवाला से जुड़ी हुई हो, टेररिज्म से जुड़ी हुई हो, कितनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसे मामलों की जब आप एफसीआरए को शामिल करते हैं पुराने नियमों को मद्देनजर रखते हुए? एक एक करके मैं आसानी से बताता हूं। जैसे मान लिया कि एनजीओ खोलना एक धंधा हो गया था यहाँ, ठीक है। उससे क्या होता है, सरकार से भी कुछ अनुदान मिल गया, कुछ बाहर से भी मिल गया, काम किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। और एनजीओ वाले यहाँ पैसे वाले होते चले जा रहे थे। उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़, जब से छत्तीसगढ़ बना है वहां से यूएसएड डिपार्टमेंट ने 1,36,000 करोड़ रुपए दान किए। इतने पैसे में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हर परिवार को एक पक्का मकान मिल सकता था। लेकिन जब सरकार ने देखा कि भाई पैसे तो आते जा रहे हैं लेकिन वहां गरीबी भी बढ़ती जा रही है, जिन इलाकों में ये एनजीओ काम कर रहे हैं वहां गरीबी खत्म ही नहीं हो रही, मतलब और बढ़ रही है, तब सरकार ने वो काम अपने हाथ में लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काम करना शुरू किया तो 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। बोले ये जादू क्या है भाई, मेरे भी उतने पैसे खर्च हुए, एनजीओ भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन एनजीओ अगर काम कर रहे हैं तो गरीबी नहीं हट रहा है। सरकार ने काम किया तो 22 करोड़ लोग ऊपर आ गए। तो बाद में सरकार को पता चला कि ओ बहुत सारे लोग सिर्फ लाइसेंस बनवा के एनजीओ का और डॉलर मंगा रहे हैं और मजे मार रहे हैं उसमें। बड़ी बड़ी अपना घर बन रहा है, फार्म हाउस बन रहा है, पार्टियां चल रही हैं, शराब चल रहा है, एनजीओ वाले कुर्ता पहन के आ रहे हैं। कहा कि ऐसा नहीं, अब जो तुम पैसे मंगाओगे ना काम करके दिखाना हो, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कैटेगरी बताया ना कि विदेशी एनजीओ जो विदेशों से चंदा लेते हैं वो रिलीजियस एक्टिविटीज या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में काम नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लिया कि मुझे ट्रंप ने पैसा दिया, ठीक, और मैं पॉलिटिकल फील्ड में काम करना शुरू कर दूं, तो देश की संप्रभुता का क्या होगा? मैं तो जो मुझे पैसा दे रहा उसके अकॉर्डिंग बोलूंगा ना। बिल्कुल। तो मैं अगर ऐसा कोई एनजीओ चला रहा हूं कि मान लिया कि मैंने बिहार उत्थान समिति नाम का एक एनजीओ खोला और मंगाने लगे सरोज अंकल से पैसा और करने लगे सम्राट चौधरी सरकार की बुराई कि मैं तो भाई पॉलिटिकल फील्ड में काम करता हूं, सरकार अच्छा काम नहीं करी, तो इससे तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना। तो सरकार ने कहा कि नो पॉलिटिकल फील्ड, नो रिलीजियस फील्ड। रिलीजियस फील्ड में भी पैसा ले लिया वहां से, वेटिकन से, एनजीओ खोल दिया
आप बुराई कर रहे हैं कि सनातन में बहुत भेदभाव है, क्रिश्चियनिटी में बहुत बराबरी है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो बाहर से मिल रहा है मुझे, मेरा पैसा बोल रहा है। तो इस वजह से कि रिलीजियस चीज में भी नहीं। तीसरा, जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है पोलराइजेशन कुछ करके कहा, इसका मतलब होता है कि धर्म परिवर्तन के कार्यों में शामिल होना। विदेशी पैसा लेने वाला ये काम में शामिल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि भुवन शर्मा की मर्जी हो मुसलमान बन जाना या क्रिश्चियन बन जाना, हो सकता है उसकी मर्जी, लेकिन ये विदेशों से चंदा प्राप्त करने वाले एनजीओ ये काम नहीं करेंगे। भुवन शर्मा को लोकल यहां कुल शुद्ध भारतीय शासन के पास जाना होगा, यहां काम करने वाले लोगों के पास जाना होगा। ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेज आया और उसके जरिए आप अपना धर्म बदल रहे हैं, ये काम नहीं होगा। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में तकरीबन सिर्फ इतना कहा गया कि आप अपना हिसाब दे दो, और इसी में 2 लाख हो गए। कारण क्यों? कारण क्या है, क्यों बंद हो गए? हिसाब देने में क्या दिक्कत है? ये जो अर्बन नक्सल्स है ना, जो बैठे बैठे बकवास करते रहते हैं कि कश्मीर को भी अधिकार मिलना चाहिए, अफजल भी अच्छा आदमी था, बुरहान भी अच्छा आदमी था, और नर्मदा का डैम भी नहीं ऊपर होना चाहिए। जितने विकास परियोजनाएं हैं सबका विरोध करते हैं ये झोला छाप वाले, और सबका बड़ा बड़ा फार्म हाउस है दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, और कहते हैं कि हम जाके गरीबों आदिवासियों के लिए काम करते हैं। इनके पेट पे सबसे बड़ा लात पड़ा है। अर्बन नक्सल्स क्या होते हैं? बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी बोलेंगे, बढ़िया बढ़िया वाइन पिएंगे, और जाके बोलेंगे कि जाके 2 आदिवासी बच्चों को गोद में उठाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, जाके विदेश में गोरों से बोलेंगे कि देखिए मैं जंगल गया था, कितनी गरीब हालत भारत, और उससे डॉलर लेंगे। वैसे लोगों पे बैन लगा दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, काम करके दिखाओ जमीन पर। बिल्कुल, और सीधे लाइसेंस के रद्द होने की जो बात है यहां पर आ रही, तो उससे एक डर भी है कि ना सिर्फ स्क्रीनिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, बल्कि उनका लाइसेंस भी कभी भी जा सकता है। इस बात का भी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल पंकज जी, आपने मुझे लगता है इस पर और हम लोग विस्तृत बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो ये नियम आए हैं, इसका फर्क असर क्या होगा जमीन पर, कौन कौन से एनजीओ हैं जिन पर इसकी गाज गिरेगी, कौन इसके लपेटे में आएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए, देश के हित के लिए ये फैसला बहुत जरूरी था, ये वक्त की मांग थी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। आपका इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।